हेलो एवरीवन, हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे। इसका हमारा एक ही टॉपिक रह गया था, मटेरियल सस्पेंस अकाउंट, जो आज हम कवर करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज मटेरियल सस्पेंस अकाउंट। जो मटेरियल्स कॉलम होता है, इसमें हम उस मटेरियल की कॉस्ट लिखते हैं जो डायरेक्टली वर्क को इशू किया जाता है, यानी कि ऐसा वर्क जिसे डिपार्टमेंट खुद एग्जीक्यूट करे या फिर कॉन्ट्रैक्टर से करवाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ इस वर्क में अपनी लेबर प्रोवाइड करेगा। मटेरियल डिपार्टमेंट का होगा, कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ लेबर प्रोवाइड करेगा। मटेरियल से कॉन्ट्रैक्टर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम मटेरियल की कॉस्ट किसे चार्ज करेंगे, मटेरियल्स कॉलम में लिखेंगे। साथ में हमें ये देखना होता है जो वर्क एस्टिमेट होगा उसमें सेपरेट प्रोविज़न होना चाहिए लेबर और मटेरियल के लिए। अगर सेपरेट प्रोविज़न ही नहीं है लेबर का और मटेरियल का, तो हम मटेरियल की कॉस्ट मटेरियल्स कॉलम में चार्ज कर ही नहीं सकते, क्योंकि मटेरियल्स कॉलम उस केस में होगा ही नहीं। तो हम किसे चार्ज करेंगे, फाइनल हेड को। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि कैसे होता है ये। नेक्स्ट चीज़, ये नोट है, ये आपको पहले से ही पता है। जब कॉन्ट्रैक्टर वर्क करता है थ्रू रेट बेसिस, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का ही लेबर होगी, कॉन्ट्रैक्टर का ही मटेरियल होगा, तो ऐसे केसेस में जो भी मटेरियल इशू किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी कॉस्ट हम किसे चार्ज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन कॉलम को, क्योंकि उसकी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करनी है। ये कॉस्ट रिकवरेबल होती है कॉन्ट्रैक्टर से, तो हम कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट को चार्ज करेंगे ऐसे मटेरियल की कॉस्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो हम मटेरियल इशू करते हैं डायरेक्टली वर्क को, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि मार्केट से मटेरियल खरीदा और डायरेक्टली वर्क को इशू कर दिया, या फिर जो हमारे डिवीज़न में स्टोर है उसमें जो अवेलेबल है मटेरियल, उसमें से हमने मटेरियल इशू कर दिया। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो मार्केट से फर्म से डायरेक्टली खरीदा और डायरेक्टली वर्क को इशू कर दिया। तो उस केस में जब की जाती है ट्रांजैक्शन, तो उसकी एंट्री हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट में एकदम से कर देते हैं। लेकिन अगर स्टोर से हम मटेरियल इशू करते हैं वर्क को, तो उस केस में हम जो ट्रांजैक्शन है वो लास्ट में करते हैं, यानी कि वर्क एब्स्ट्रैक्ट के सबसे एंड में जो ट्रांजैक्शन होती है वो स्टॉक की होती है, और तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन होती है वो सबसे एंड में आती है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो मटेरियल्स अकाउंट होता है इसे हम क्लियर नहीं करते वर्क एब्स्ट्रैक्ट में। ये वर्क के कंप्लीशन के बाद जो रजिस्टर ऑफ वर्क्स बनता है उसमें ही ये हेड क्लियर किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 बैग्स ऑफ सीमेंट परचेज फ्रॉम फर्म ए एट अ कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़ पर बैग एंड इशूड डायरेक्ट टू वर्क। फर्म ए से 50 बैग सीमेंट के खरीदे गए जिनकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर बैग, और इन्हें इशू कर दिया डायरेक्टली वर्क को। यानी कि कितनी अमाउंट बनेगी, 50 इंटू 100, ये आ जाएगी हमारे पास 5000, यानी कि 5000 रुपीज़ के बैग, सीमेंट के बैग इशू किए गए हैं वर्क को। अब दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है, देयर इज सेपरेट प्रोविजन फॉर लेबर एंड मटेरियल। मटेरियल और लेबर के लिए अलग अलग प्रोविजन है, यानी कि मटेरियल का अलग से अकाउंट बनेगा, लेबर का अलग से अकाउंट बनेगा। तो इस केस में हम मटेरियल की कॉस्ट किसे चार्ज करेंगे, मटेरियल्स कॉलम को। तो हमने फर्स्ट केस में क्या किया, मटेरियल कॉलम में डाल दिए 5000 रुपीज़, क्योंकि 5000 रुपीज़ का मटेरियल इशू है, तो यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल्स कॉलम में 5000, तो रो का टोटल हो गया 5000। गॉट इट। अब नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है, देयर इज़ नो सेपरेट प्रोविजन फॉर लेबर एंड मटेरियल। कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है लेबर और मटेरियल के लिए, यानी कि लेबर और मटेरियल की कोई अलग अलग से अकाउंटिंग नहीं होगी। तो इस केस में जो मटेरियल है हम किसे चार्ज करेंगे, फाइनल हेड को, यानी कि वर्क के फाइनल हेड को ही हम मटेरियल की कॉस्ट चार्ज करेंगे। तो इस केस में हम फाइनल हेड में लिखेंगे 5000 रुपीज़, तो टोटल हो जाएगा 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 bags of cement issued from divisional stores direct to work, issue rate being 200 रुपीज़ पर बैग एंड 10% स्टोरेज चार्जेस। 50 बैग इशू किए गए हैं सीमेंट के स्टोर्स से डायरेक्टली वर्क को, इशू रेट बताया हुआ है 200 रुपीज़ पर बैग और 10% स्टोरेज चार्जेस। तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले तो हमें रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10% ऑफ 200 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20 रुपीज़, यानी कि स्टोरेज चार्जेस लगेंगे 20, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा 220 रुपीज़। और अमाउंट हमारे पास बैग कितने हैं 50, तो ये अमाउंट आ जाएगी 11,000, यानी कि 11,000 रुपीज़ का सीमेंट उसे इशू किया गया है।
वर्क को इशू किया गया है, तो हमें जब वर्क को इशू किया जाता है तो हम किसे चार्ज करेंगे, मटेरियल्स अकाउंट को। तो मटेरियल्स अकाउंट में आ जाएगा 11,000 और रो का टोटल हो जाएगा 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 bags of cement issued from divisional stores to contractor at a rate of ₹100 per bag। इस केस में जो मटेरियल इशू किया गया है वो किसे किया गया है, कॉन्ट्रैक्टर को। तो इस केस में हम किसे चार्ज करेंगे मटेरियल की कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन कॉलम को। तो 50 इंटू 100 ये आ जाएगा हमारे पास 5,000 रुपीज़, यानी कि 5,000 रुपीज़ का सीमेंट इशू किया गया है कॉन्ट्रैक्टर को। इसकी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरेबल है, तो हम किसे चार्ज करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर सस्पेंस हेड में, और किस में डालते हैं, अदर ट्रांजेक्शन कॉलम में। तो अदर ट्रांजेक्शन कॉलम में हम लिख देंगे 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट इज़, कई बार क्या होता है जब मटेरियल इशू किया जाता है वर्क को, वो बच जाता है। यहाँ मैं सरप्लस मटेरियल की बात कर रही हूँ। तो ऐसे मटेरियल को वापस कर दिया जाता है या तो बेच दिया जाता है। तो जब ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, इसकी एंट्री हम मटेरियल्स कॉलम में माइनस साइन के साथ करते हैं। जब मटेरियल बेचा जाएगा तो प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, तो इस प्रॉफिट और लॉस को हम कंसीडर नहीं करते। इसकी हम एडजस्टमेंट एट द एंड करते हैं जब मटेरियल्स कॉलम की क्लियरेंस करते हैं इन द रजिस्टर ऑफ वर्क्स। तब हम इस प्रॉफिट और लॉस को कंसीडर करेंगे, तब हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। उससे पहले हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट में इसको कंसीडर नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, सरप्लस ब्रिक्स वैल्यूइंग ₹900 बोर्न ऑन वर्क वर सोल्ड एट ₹1,000। सरप्लस ब्रिक्स थी जिनकी वैल्यू थी 900 रुपीज़ और बेची गई 1000 रुपीज़ में। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, मटेरियल्स कॉलम में हम कर देंगे -1000। ये जो प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपीज़ का, क्योंकि वैल्यू थी 900, हमने बेची 1000 की, यानी कि 100 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को हमने अभी कंसीडर नहीं किया, इसे अभी इग्नोर कर देंगे। इसको हम जब क्लियरेंस करते हैं हेड की तब हम कंसीडर करते हैं। अभी हम पूरा 1000 रुपीज़ ही लिखेंगे, जितने रेट पे हमने मटेरियल बेचा है उसी रेट को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया -1000। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सरप्लस मटेरियल वर्थ ₹1,500 अनलाइकली टू बी ऑफ एनी यूज इन द नियर फ्यूचर एंड लाइंग एट द साइट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखो, सरप्लस मटेरियल पड़ा है 1,500 रुपीज़ का वर्क साइट पे, जिसका अब यूज़ नहीं है, वर्क में अब इसका और यूज़ नहीं है। तो ऐसे ही ये वर्क साइट पे पड़ा है, तो इसकी एंट्री होगी वर्क एब्स्ट्रैक्ट में, नहीं, वर्क एब्स्ट्रैक्ट में हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। इसकी एंट्री हम तब करते हैं जब हम अकाउंट्स की क्लोजिंग करते हैं, तब हम ऐसे मटेरियल की एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये मटेरियल ऐसे ही पड़ा है, ना ही इसको अभी स्टोर्स में वापस भेजा गया है, ना ही इसको बेचा गया है, तो इसकी हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज, ये है ट्रांसफ़र एंट्री से रिलेटेड। कई बार क्या होता है, मटेरियल डायरेक्टली वर्क को इशू किया जाता है, लेकिन गलती से चार्ज किसे कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में चार्ज कर दिया जाता है। तो उसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं ट्रांसफ़र एंट्री से, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो जैसे मान लो हमने वर्क को डायरेक्टली वर्क को इशू करना था, तो यानी कि हमें मटेरियल कॉलम में कॉस्ट लिखनी थी उस मटेरियल की। मान लो 500 रुपीज़ का मटेरियल था, तो हमें मटेरियल कॉलम में लिखनी थी उसकी कॉस्ट, लेकिन हमने गलती से लिख कहाँ दी, कॉन्ट्रैक्टर्स के अदर ट्रांजैक्शन कॉलम में 500। होना ये चाहिए था, कर हमने ये दिया। तो हम इसकी करेक्शन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से -500 कर देंगे और यहाँ पे +500 कर देंगे। हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ना, जो हमारी पहले गलती हुई थी उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ है ये। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। देखो, 50 bags of cement issued from divisional stores at ₹100 per bag to contractor but debited direct to work, now adjusted as issue to contractor। क्या हुआ यहाँ पे, 50 बैग सीमेंट के इशू किए गए स्टोर से, और रेट कितना था, 100 रुपीज़ पर बैग, और इशू किसे किए गए थे, कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन गलती से डेबिट किसे कर दिया गया, डायरेक्ट टू वर्क को, यानी कि मटेरियल कॉलम में हमने शो कर दिया। अब हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं एज इशू टू कॉन्ट्रैक्टर, हम ठीक कर रहे हैं। जो हमने गलती से डायरेक्ट टू वर्क को चार्ज कर दिया था, हम अब किसको चार्ज करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि इशू किसको हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर को ही। तो हम क्या करेंगे, जो हमने मटेरियल में चार्ज किया हुआ था, तो मटेरियल में से माइनस कर देंगे
और कॉन्ट्रैक्टर में डाल देंगे, कॉन्ट्रैक्टर से अदर ट्रांजेक्शन में प्लस 5000 कर देंगे। यानी कि एक एडजस्टमेंट जो है रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट है। ट्रांसफर एंट्री से हमने क्या किया, एक कॉलम को क्रेडिट कर दिया, दूसरे को डेबिट कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट इज फॉर्म 35, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म 35 होता है मटेरियल एट साइट अकाउंट। ये होता है न्यूमेरिकल अकाउंट उस मटेरियल का जो इशू किया जाता है डायरेक्ट टू वर्क को। यानी कि अकाउंटिंग रखने के लिए जब भी मटेरियल डायरेक्टली वर्क को इशू किया जाता है, कितना मटेरियल इशू किया गया है, विद इन एस्टिमेट किया गया है, एज पर रिक्वायरमेंट किया गया है, वो सब चीज़ें अकाउंट करने के लिए हम ये फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म 35 मटेरियल एट साइट अकाउंट। एक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फॉर्म 35A, अगर याद हो। फॉर्म 35A कब बनता है, जब मटेरियल इशू किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। जब मटेरियल इशू किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि उसकी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरेबल है, तो उस केस में हम कॉन्ट्रैक्टर से अदर ट्रांजैक्शन में चार्ज करते हैं, और उस केस में हम जो फॉर्म बनाते हैं वो बनाते हैं फॉर्म 35A। लेकिन जब मटेरियल इशू किया जाता है डायरेक्ट टू वर्क को, या फिर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेट पे काम कर रहा होता है, उस केस में जो भी मटेरियल इशू किया जाएगा वो हम किस में अकाउंट करेंगे, मटेरियल एट साइट अकाउंट में, यानी कि फॉर्म 35 में उसकी एक न्यूमेरिकल अकाउंटिंग करेंगे। अब हम कुछ मिसलेनियस एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट वन इज स्टील शीट्स परचेज फॉर ₹5000 एंड हैंडेड ओवर टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर ₹5800 एट द रेट स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट। इस केस में क्या किया गया है, स्टील शीट्स परचेज की गई मार्केट से 5000 रुपीज़ की, और फिर इशू कर दी गई कॉन्ट्रैक्टर को किस रेट पे, 5800 रुपीज़ पे, क्योंकि यही रेट कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड था। यानी कि मटेरियल इशू किया गया है कॉन्ट्रैक्टर को, तो जब कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया जाता है, एंट्री कहाँ होती है, अदर ट्रांजैक्शन कॉलम में। तो अदर ट्रांजैक्शन कॉलम में हम कितनी अमाउंट लिखेंगे, 5800, क्योंकि 5800 रुपीज़ रेट उसे चार्ज किया गया है। यहाँ पे दो रेट हैं, जो मार्केट का रेट था वो था 5000, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को चार्ज किया 5800, यानी कि रेट्स में डिफरेंस है। जब रेट्स में डिफरेंस होता है तो हम डिफरेंस की अमाउंट को कहाँ चार्ज करते हैं, एडिशनल चार्जेस कॉलम में। तो डिफरेंस कितना है रेट में, 800 रुपीज़ का, यानी कि 800 रुपीज़ हम किस में लिखेंगे, एडिशनल चार्जेस कॉलम में। अब माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा, ये डिपेंड करता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर को रेट ज़्यादा लगाया जाता है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। ये वही कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा था, स्टिपुलेटेड रेट अगर इशू रेट से ज़्यादा होता है तो हम माइनस साइन लगाते हैं एडिशनल चार्जेस कॉलम में। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जो रेट चार्ज किया गया है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हमने एडिशनल चार्जेस कॉलम में माइनस में लिखा है 800। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ 10 bags of cement adjusted previously as issued direct to work at ₹130 per bag, now adjusted as issued to contractor P at ₹160 per bag। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहा गया है, 10 बैग सीमेंट के इशू किए गए कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन गलती से चार्ज किसे कर दिए गए, डायरेक्ट टू वर्क को, और किस रेट पे, 130 रुपीज़ पर बैग के रेट से चार्ज किसे कर दिए गए, डायरेक्ट वर्क को। लेकिन अब हम इसे की एडजस्टमेंट ठीक करनी है, इशू करना है किसे, कॉन्ट्रैक्टर पी को, और किस रेट पे, 160 पर बैग। यानी कि हमने जो पहले एंट्री की होगी, हमने की होगी मटेरियल कॉलम में 1300 रुपीज़ की हमने एंट्री की होगी, हमें करनी किस में थी, कॉन्ट्रैक्टर कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मटेरियल कॉलम में से ये माइनस 1300 कर देंगे, यही किया हुआ है हमने, मटेरियल कॉलम में माइनस 1300 कर देंगे, और कॉन्ट्रैक्टर के कॉलम में हम कितनी अमाउंट लिखेंगे, 1300 लिखेंगे या 1600, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टर को किस रेट पे दिया है, 160 के रेट पे दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर के हम कॉलम में क्या लिख देंगे, 1600 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक। तो मटेरियल्स कॉलम में आएगा माइनस 1300 और कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन में आएगा 1600। देखो जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्टर को दिया है वो है 160, लेकिन जो वर्क को यानी कि जो इशू रेट था वो 130 था। डिफरेंस है इशू रेट और स्टिपुलेटेड रेट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है अमाउंट का वो हम कहाँ चार्ज करते हैं, एडिशनल चार्जेस कॉलम में। तो कितना अमाउंट का डिफरेंस आएगा, 13 to 10 300, तो 300 लिख दिया। अब माइनस साइन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर को रेट दिया है वो ज़्यादा है,
क्योंकि हमने पढ़ा है जब स्टिपुलेटेड रेट इशू रेट से ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, एडिशनल चार्जेस कॉलम में जो एंट्री करते हैं वो माइनस साइन के साथ करते हैं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। दिस इज़ फॉर यू। आपको खुद सॉल्व करना है ये क्वेश्चन और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके साथ वर्क एब्स्ट्रैक्ट का चैप्टर ओवर होता है। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।